सबसे बड़ी डिमांड लोगों की ये होती है कि शादी कब करोगी और कहाँ करोगी, कैसे करोगी और हमें बुलाओगी कि नहीं बुलाओगी। और इतने प्यार से लोग पूछते हैं, ओ बिटिया शादी कब होगी तुम्हारी। आप तो सब जानते हैं कि पूजा शुक्ला मतलब संघर्ष, जेल जाएगी, आंदोलन करेगी, रुकेगी नहीं, मानेगी नहीं। तो अब जो आए अपने ओन रिस्क पे आए रिश्ता लेकर के, अपने ओन रिस्क पे उसका परिवार, और वो हर कदम पे संघर्ष है, हर कदम पर रिस्क है। सरकार से लड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऐसी बीवी रखने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। FIR तो हमारा गहना है, समाजवादियों के लिए FIR मेडल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो क्या कहा जाता है कि मनी मसल पावर की पॉलिटिक्स है। तो जिस तरह से लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, खींचा गया रोड पे, लाठी, हमारा एक साथी दौड़ा वो सीएम की गाड़ी के आगे और उसको सीएम की गाड़ी से वो टकरा गया। योगी को हम लोगों ने लगातार 10-15 मिनट मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर के मुख्यमंत्री का विरोध करना, सामने मुख्यमंत्री और उसके ठीक सामने में। पहली बार जिंदगी में मैंने योगी आदित्यनाथ को देखा, इतना गुस्से से तमतमाया लाल चेहरा। और एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने कहा बिल्कुल मुझे छुइएगा मत, जेंट्स पुलिस मुझे नहीं छू सकती। मतलब ऐसा आंदोलन ना अभी तक हुआ है और ना आगे काले झंडे दिखाए जा रहे थे। लगातार योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए। सीएम का चेहरा एकदम लाल, इतना ज्यादा लाल कि मैं आपको बता नहीं, इतना गुस्से से लाल, जैसे मतलब क्या उनको जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उतर के वो खुद झगड़ा कर सकते हैं, ऐसा चेहरा था। और मैं फिर यही बात कह रही हूँ ना, मैं तब डरी थी और ना इतने मुकदमे, इतनी जेल, इतनी लाठी के बाद आज डरी हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अचानक से पुलिस आई, बोली आपका नाम पूजा शुक्ला है। मैंने कहा हाँ, चलिए गाड़ी में बैठिए। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि रात के 2 बजे मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। मई जून का महीना और वो कंबल में इतने कीड़े, जिंदगी में ऐसी जगह कभी नहीं सोए, मतलब कभी नहीं सोए। और तो कम से कम 4-5 दिन तो हमें जेल में एडजस्ट होने में लगा। फिर नेताजी मिलने आए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। पहली मुलाकात मेरी माननीय मुलायम सिंह यादव जी से जेल में हुई, पहली मुलाकात। बाद में बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं, मतलब जिन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, बोला नहीं बहुत सही काम किया, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते तो उन्हें भी पता था कि हमने सही का विरोध किया। हमारे जीवन में एक तो मैं भगवान को मानती हूँ और दूसरा अखिलेश यादव जी को मानती हूँ, जिनकी वजह से मेरे जीवन में उनका स्थान भगवान का ही है। कि अब पहली बार मैंने टिकट मांगने का सोचा तो उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। क्षेत्र में रहो ना तो लोग क्या कहते थे, अरे नेताजी टिकट हो गया, नेताजी टिकट हो गया। पूजा शुक्ला नाम नहीं, एक क्रांति है। टीम अखिलेश की सबसे नई सदस्य लेकिन बड़ी वीरांगना पूजा। फिर FIR हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है, FIR तो हमारा गहना है, समाजवादियों के लिए FIR मेडल है। और अगर मैं देखूं तो सरकार से इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। पिछले कई सालों पे अगर कुछ मिला है इस सरकार से तो लाठियाँ, FIR, अब तो याद भी नहीं रहता कि किन किन थानों में कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों की बात, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की बात, और फिर मैं जब देखती हूँ कि एक सकारात्मक आंदोलन चलाइए तो मिलती है बदले में लाठियाँ, आपके कपड़े फाड़े जाएंगे, आपको मारा जाएगा, आपको घसीटा जाएगा, आपके इज्जत को किस तरह से तार तार सड़क पर करा जाएगा, ये मैंने पिछले 8 सालों में देखा है, महसूस किया है। और अब मुझे ना FIR से डर लगता है, ना सरकार से डर लगता है और ना ही जेल जाने से डर लगता है। तो ये जेल, ये FIR, ये लाठियां, ये पिटाई, ये कपड़े फाड़ना, ये तो लगभग 1 दशक हो गए। हाँ, 1 दशक हो गए। शुरू में बहुत दिक्कतें, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। घर परिवार, रिश्तेदार, समाज क्या सोचेगा, फोटो आएगी मार खाते हुए, लोग क्या सोचेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, और न जाने तमाम वो लोग जो फ़ोन करके मेरे परिवार में कहते थे कि अरे बताइए वो सड़क पे घसीटती हुई जा रही है और मारी जा रही है, ये किस तरह से अपमान करा रही है, बदनामी हो रही है हमारे पूरे परिवार की। इस तरह की तमाम ऐसे लोग जो समाज में रहते हैं, आज जाहिर सी बात है वो बड़ा सम्मान देते हैं, मिलते हैं, लेकिन एक वक्त ये भी था जब हमने ये देखा कि कितना अपमानित हमें होना पड़ा इस समाज में, कितना हमें घसीटा गया। लेकिन आज लोग ये जानते हैं कि अगर पूजा कहीं पर है तो न्याय की हक की आवाज़ होगी, लड़ाई लड़ रही होगी, गरीबों की बात कर रही होगी। अब जाकर के इतने लंबे समय बाद मैं लोगों को ये समझा पाई हूँ कि लड़कियाँ भी राजनीति में आ सकती हैं, और ख़ास तौर पर मेरा परिवार, लड़कियां भी लड़ सकती हैं, बिल्कुल लड़ भी सकती हैं। और लड़कियों का संघर्ष देखिए बहुत दोहरा है। अगर हम बात करें तो अगर हम राजनीति में आने से पहले ही बात करें, जब हम सड़क पर निकलते हैं तो तरह तरह की जो फप्तियाँ कसी जाती हैं, जो नज़रें होती हैं, या किस तरह का मॉलेस्टेशन सड़क पर होता है,
उसके बाद इस समाज में रहना और उसके बाद राजनीति करना। अब सोचिए, राजनीति तो अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो क्या कहा जाता है कि मनी मसल पावर की पॉलिटिक्स है। और फिर मैं जब अपने आप को सोचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक आम गरीब परिवार, इतना बड़ा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं, घर में कोई प्रधान भी नहीं, कोई ऐसा पॉलिटिकल मतलब कोई बैकअप भी नहीं, और उसके बाद वहाँ से निकल करके यहाँ तक की जर्नी तय करना, ये मुझे लगता है कि मेरे लिए अपने आप में एक उपलब्धि है। और मैं जब अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने वाकई बहुत कुछ यहाँ तक अचीव किया है, लोगों की आवाज़ बनी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। अच्छा पूजा, जब पहली लाठी पड़ी, पहला संघर्ष रहा और जब सड़कों पर उतरी, वो क्या समय था, वो कौन सा दौर था और वो कौन सा आंदोलन था? देखिए, आंदोलन तो हम लोग 2012 से कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पे लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन उस समय कभी एफआईआर, लाठी ऐसी सिचुएशंस नहीं रही। पहली लाठी 2017 में आंदोलन में पड़ी 31 मई को, जब हम लोग सहारनपुर में हिंसा हुई उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है। तो हमने एक कॉल दिया फेसबुक से कि सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और सहारनपुर में जो दलितों के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ एक धरना होगा। और उसमें हम लोग नई योगी की सरकार बनी थी, उससे पहले के जो मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी थे, तो उनका दौर अलग था। उसमें स्टूडेंट्स की बात सुनी जाती थी, स्टूडेंट्स अपनी बात कहते थे, वाइस चांसलर से हमने डिस्कशन किए हैं। लेकिन 17 में दौर बदल चुका था। जब हम वाइस चांसलर के पास गए और तमाम जगह गए तो अलग माहौल था एक। तो 31 मई को क्या हुआ कि हम सारे स्टूडेंट्स ने ये तय किया कि हम लोग सब लोग एक आंदोलन करेंगे, क्योंकि दलितों के साथ अन्याय हुआ है। हम सब इकट्ठा हुए, एक जगह पर मीटिंग हुई, तमाम साथी इकट्ठा हुए, सब ने तय किया कि 31 मई का वो दिन होगा। नई सरकार बनी थी योगी आदित्यनाथ की, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। हम लोग सब लोग विधानसभा पे जब इकट्ठा हुए, इतनी संख्या में पुलिस, इतनी ज्यादा पुलिस, जितने आंदोलनकारी थे उससे 3 गुना ज्यादा पुलिस। और पुलिस ने जिस तरह से मारना शुरू किया, तो सबसे पहले जितने हम लोग के साथ मेल थे उनको पीटना शुरू किया। तो जब हम लोग बचाने के लिए आगे गए तो जिस तरह से लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, खींचा गया रोड पे, लाठी, तो मुझे पहली जो लाठी, और पहली नहीं, मुझे लगता है अनगिनत लाठियां उस आंदोलन में मुझे पड़ी, जहां पर मतलब मेरे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ पे चोट ना आई हो। और आज भी जब वो दर्द होती है वो जगह, मतलब तमाम ऐसी चोटें हैं जो कह भी नहीं सकते, इतना दर्द होता है, इतना पेन होता है, वो महसूस होता है शरीर को कि हाँ कितनी लाठियां हम लोगों ने अब तक खाई, और न जाने अभी इन 1.5 सालों में हम कितनी लाठी खाएंगे, ये तो हमें नहीं अच्छा पता। जब लाठी चला तो उस दरमियान हम लोग भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे और काला झंडा तुमने दिखाया था, क्या था वो? देखिए, वो तो एक ऐतिहासिक आंदोलन था। दरअसल हम लोग जब लखनऊ विश्वविद्यालय में आए तो हम लोग ये सोचते थे कि विश्वविद्यालय के पहले के नेता कितने क्रांतिकारी होते थे। इसी विश्वविद्यालय में बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ आंदोलन हुआ। तो हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग भी कोई एक ऐसा आंदोलन करेंगे जहाँ पर हम भी अपनी बात मुख्यमंत्री से रख सकें। 17 में एकदम से फीस वृद्धि हुई, और फीस वृद्धि होने के बाद हमने राज्यपाल से मिलने की कोशिश की, नहीं मिल पाए। मुख्यमंत्री से हमारे तमाम साथियों ने मिलने की कोशिश की, नहीं मिल पाए। जनता दरबार में तमाम लोग गए। फिर ये हुआ कि हम लोगों ने तय किया कि हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करने में जब हम लोग की मीटिंग हो रही थी तो हम लोग एक पार्क में इकट्ठा हुए, वहां पर कई अलग अलग गुट थे। तो सारे लोग बोल रहे थे हम अलग झंडा दिखाएंगे, हम अलग झंडा दिखाएंगे। तो हमने बोला नहीं, सब लोग मिल करके, अगर मिल करके एक आंदोलन करेंगे तो वो ज्यादा बड़ा होगा। वहां पर तय हुआ कि हम ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कौन सी 1857 की क्रांति लिखने जा रहे हैं। सब इकट्ठा हुए सारे लोग। उसके बाद बातचीत के बाद ये तय हुआ कि इस समय पे सबको एक जगह इकट्ठा होना है। उसकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि सबने अपने अपने मोबाइल अपने अपने घर पे रख दिए। अच्छा। जो पहले से जगह तय थी कि यहीं पे मिलना है और इतने बजे मिलना है। हाँ। हमारे एक क्रांतिकारी साथी ने किसी को बता दिया कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। उन्होंने शायद पुलिस को बता दिया हो, डर के मारे या जो भी हो। एकदम से क्या हुआ कि सबकी लोकेशन अब उनके घरों की दिखा रही होगी। हम लोग ऑटो में बैठे अब, और अपनी अपनी गाड़ी से भी नहीं थे, सब उस जगह पर इकट्ठा हुए। हम लोग एकदम प्लान कर रहे थे कि झंडा दिखाना है, कैसे दिखाना है। काला तो झंडा। हाँ, काला झंडा। तो फिर ये तय हुआ कि कुछ लोग मंदिर के बाहर बैठ जाएंगे, वो प्रसाद के डिब्बे के अंदर काला झंडा रहेगा। तो प्रसाद, तमाम साथियों ने प्रसाद के अंदर काला झंडा रखा हुआ था। फिर अचानक से हम देख रहे हैं पुलिस आ गई, और पुलिस आने के बाद सब भाग रहे हैं, जो जिस तरफ भाग पाया वो भागा। फिर वहीं पर भागते भागते तय हुआ कि आगे एक झोपड़ी है, सब लोग वहां इकट्ठा होंगे। पुलिस को वहां का भी अंदाजा नहीं था। हम लोग दौड़ते भागते 10-15 लोग उस झोपड़ी के पास इकट्ठा हो गए।
फिर ये हुआ कि अब क्या करें। हाँ। तो अब लोकेशन, चूंकि हम लोग को कुछ लोग लोकेशन दे रहे थे कि हाँ। यहाँ पहुंच गया काफिला, वहां पहुंच गया। हाँ। तो हम लोग सोच रहे थे कि अब कैसे पता करें कि वो काफिला कहाँ पहुंचा। तो हमारे सीएम का काफिला। सीएम का काफिला कहाँ पहुंचा। हाँ। फिर हम लोग वहां जब पहुंचे तो ये हुआ कि मंदिर चलते हैं। हम लोग मंदिर की तरफ हनुमान जी बढ़े, का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर, चूंकि मैं हनुमान जी की भक्त भी हूँ। हाँ। तो हम लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में घुसे। तब तक पता चला कि योगी का काफिला आ चुका है, बस आने ही वाला है। हाँ। हम लोग अपने अपने डब्बे लिए हुए थे, बाहर निकले। ये हुआ कि कुछ कागज भी थे कि अगर मुख्यमंत्री ने रुक के बात की तो हम अपने कागज दे देंगे, हम उन्हें झंडा नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने नहीं बात करी तो फिर हम झंडा दिखाएंगे। और एकदम एग्जैक्टली वही हुआ। हमारा एक साथी दौड़ा वो सीएम की गाड़ी के आगे और उसको सीएम की गाड़ी से वो टकरा गया। जब वो टकराया तो हम लोग भी डर गए कि पता नहीं क्या हो गया। फिर दौड़ते हुए हम लोग पहुंचे तो मुझे लगता है कि मैंने सोचा ही था कि मुख्यमंत्री को हम लोग झंडा, एकदम सामने मुख्यमंत्री और उसके ठीक सामने मैं। पहली बार जिंदगी में मैंने योगी आदित्यनाथ को देखा, इतना गुस्से से तमतमाया लाल चेहरा। मतलब जैसे ऐसा लगा कि विरोध बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और फिर हमने झंडा उनको दिखाया और हम झंडा दिखा रहे हैं, वो गाड़ी से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनके सिक्योरिटी रीजन से उनको नहीं उतरने दे रही है। और शायद जिस तरह का उनका रिएक्शन था तो ऐसा लगा कि जैसे झगड़ा ही हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोग आंदोलन में उनको झंडा दिखाते रहे। पुलिस के पास लेडीज पुलिस ही नहीं थी। अब वो लोग सोच रहे हैं, और एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा बिल्कुल मुझे छूइएगा मत, जेंट्स पुलिस मुझे नहीं छू सकती, फीमेल आपकी बात। तो उन्होंने क्या किया, दो अपनी ही महिला कांस्टेबल जो सिविल ड्रेस में थी उन्हीं को पकड़ रखा था आंदोलनकारी समझ करके। और हम लोगों ने बताया भी नहीं कि ये बोल रही नहीं मैं पुलिस में हूँ, मैं पुलिस में हूँ, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। उन्हीं को पकड़ लिया। फिर उनको पकड़ते हुए तब तक उन्होंने फिर अपना कार्ड वगैरह दिखाया, तब उन्हें छोड़ा। फिर हम लोगों को वो पकड़ पाए। लेकिन तब तक इतना जबरदस्त आंदोलन हो चुका था कि मतलब योगी को हम लोगों ने लगातार 10-15 मिनट मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर के मुख्यमंत्री का विरोध करना। मतलब ऐसा आंदोलन ना अभी तक हुआ है और ना आगे काले हो झंडे पाएगा। दिखाए जा रहे थे, लगातार दिखा रहे थे और लगातार योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए। और ये हमारी जो जेन्युइन डिमांड थी, जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि छात्रों की फीस, मुझे ये लगा कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं गाड़ी से उतर के स्टूडेंट से बात कर लेती और शायद मैं बहुत बड़ी नेता बन सकती थी। लेकिन दिल बहुत छोटा था मुख्यमंत्री का। इतनी लाठियां पड़ी, इतना मारा गया तो तुम लोगों को उस समय फिर पिटाई शुरू हो गई। और आपको पता है सबसे खराब क्या हुआ, जब हम लोग को थाने लेके गए तो सारे लोग अलग अलग थे। अब रात का बजा था 1। तो जब तुम लोग आंदोलन कर रही थी और झंडे दिखा रही थी, उस वक्त सीएम का चेहरा कैसा हो गया था? सीएम का चेहरा एकदम लाल, इतना ज्यादा लाल कि मैं आपको बता नहीं, इतना गुस्से से लाल, जैसे मतलब क्या उनको जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उतर के वो खुद झगड़ा कर सकते हैं, ऐसा चेहरा था। फिर पहली बार देखा होगा पहली बार आमने सामने देखा। और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी बात को मुखरता से मुख्यमंत्री के सामने आंखों में आंखें डाल करके कहा। और मैं फिर यही बात कह रही हूँ, ना मैं तब डरी थी और ना इतने मुकदमे, इतनी जेल, इतनी लाठी के बाद आज डरी हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं एक आम महिला की तरह अगर सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरी जीवन क्या होता। आज मैं मतलब हजारों लोगों की आवाज हूँ, लाखों लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं उनकी आवाज हूँ, मैं उनकी बात रखती हूँ। तो मैंने एक सही रास्ते का चुनाव किया, सही पार्टी का चुनाव किया, सही नेता का चुनाव किया। और मुझे खुशी है कि मैंने नफरत की विचारधारा के खिलाफ न तब घुटने टेके और न आज टेके। रात को 2 बजे तक हम लोग ये डरते रहे कि हम लोग के साथ क्या होगा। अचानक से पुलिस आई, बोली आपका नाम पूजा शुक्ला है। मैंने कहा हाँ, चलिए गाड़ी में बैठिए। मैंने सोचा कहाँ, घर पे आ गई पुलिस? नहीं, थाने पे ही। अच्छा, थाने, वहाँ से तुम लोगों को थाने लेके गए। पीटते रहे, फिर थाने लेके गए। पीटते भी रहे? बहुत पीटा, बहुत मारा, बाल नोचे, थप्पड़ मारे। और उसके बाद मतलब अंदर कमरे में बुला के मारा कि और मुझे बोला उस इंस्पेक्टर ने कि हमें ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम इतनी आसान नहीं थी। उस दरमियान हम लोग भी खड़े थे, 5-5 पुलिस वाले पकड़े हुए थे और तुम और पतली दुबली थी और पैर से मारती थी और पुलिस वाले दूर और तुम फिर बाहर, अंदर घुस ही नहीं रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं मान रहे थे। और फिर रात में जब उन्होंने 2 बजे, मैं और मेरे छायाकार दोनों वहां मौजूद थे। हाँ, मैं जब गाड़ी में उन्होंने मुझसे कहा बैठिए, तो मतलब सच में मुझे ये अंदाजा नहीं था कि रात के 2 बजे मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। और एक पल के लिए जिस तरह की मुख्यमंत्री की छवि है, बहुत डर लगा कि पता नहीं क्या कर देंगे, कहाँ गोली मरवा देंगे या कहाँ हत्या हो जाएगी, क्या घटना हो जाएगी। और बस एक लास्ट होप थी कि एक बार घर वालों को देख लेते, फिर कुछ भी होता, फिर कोई फर्क नहीं था। लेकिन इतना डर था। हाँ, मतलब ये लगा ना एकदम से आया कि अच्छा आपका नाम पूजा शुक्ला, गाड़ी में बैठिए। रात के 2 बजे, वो भी थाने पे। जब मैं थाने पे हूँ तो मुझे बैठा के
कहाँ ले जा रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा था। और उस समय मेरी उम्र कितनी थी, 20 साल। 20 साल की उम्र में मैं जेल गई। तो फिर उसके बाद जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोला, हमने कहा, मैं उनको रास्ते में लगातार पूछ रही थी कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। बोले बैठे रहिए, भी बता रहे हैं कहाँ ले जा रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर बैठी रही। फिर मुझे लेके गए वहाँ हॉस्पिटल, मेरा मेडिकल कराया। अगले दिन हमें कोर्ट में प्रस्तुत किया और हमें जेल भेज दिया। अब आपको बताएं, एक आम परिवार जिसका कोई मुकदमा भी जिसके परिवार में कभी नहीं हुआ होगा, उस पर मुकदमा, लाठी, एकदम से इतने सारे एपिसोड जीवन में हो गए। फिर घर वालों को भी परेशान है कि हमें क्या होगा क्या होगा। फिर हमें बिना बताए जेल भेज दिया। जब हम जेल के रास्ते में थे तो बड़ा अजीब सी एक फीलिंग थी दिल में। मतलब ये लग रहा था कि जेल कैसी होगी, फिर लग रहा था कि हम जेल जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस पे बहुत क्या रिएक्ट करें, क्या रिएक्शन। इतनी मिक्स फीलिंग थी कि एक तरफ ये भी था कि हमें जेल देखने को मिलेगी जो हम किताबों में पढ़ते थे, क्या वाकई वैसी जेल होती है जो हम पिक्चरों में देखते हैं, या जेल वैसी होगी कि जहाँ पर हम लोगों को मतलब जैसे नहीं वहाँ पे गुंडे होंगे ऐसे, इस तरह की फीलिंग थी। तो एक मूवी चल रही थी, एक मूवी चल रही थी दिमाग में। फिर समझ में नहीं आया। लेकिन जब जेल गए वहाँ पे जब मतलब इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, वो बहुत ही खराब था कि कौन सी जाति से हो, क्या नाम है तुम्हारा, और पूरी चेकिंग करते हैं। इतनी बदतमीजी। किसने किया? वो जो वहाँ पर कैदी रहते हैं पहले से, जो सीनियर हो जाते हैं, वो मतलब एक तरह की रैगिंग होती है। फिर एकदम वॉशरूम के पास बिस्तर डाल दिए। अब बिस्तर के नाम पर सिर्फ एक कंबल, मई जून का महीना, और वो कंबल में इतने कीड़े। जिंदगी में ऐसी जगह कभी नहीं सोए, मतलब कभी नहीं सोए। और समझ में नहीं आ रहा था। तो कम से कम 4-5 दिन तो हमें जेल में एडजस्ट होने में लगा कि हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। फिर सोचिए वहां पर कैदियों से एक दोस्ती सी हो गई। मिर्चे का अचार और रोटी, यही हमारा खाना होता था। चाय पीने के लिए क्या होता था कि एक टाइम ही 2 टाइम चाय मिलती है, सुबह और शाम। अब चूंकि मैं एक चाय लवर हूँ, तो मुझे 2-4 बार चाय चाहिए होती है। अब हम लोगों ने क्या, मुझे वहाँ पे जेल में उन्होंने बताया कि ये जो रोटी है, जैसे 6 रोटी मिली तो हम 4 सुखा लेते थे। सुखाने के बाद हम उसको एक वहीं पर जैसे एक मतलब एक मटके का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको रख के, उस रोटी को रख के उसमें आग लगा के और अपनी चाय बनाते थे। हाँ, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर मैंने वहाँ पे कथरी सिलना सीखा कि कथरियाँ कैसे बनती हैं, बैग कैसे बनते हैं। तो पूरा दिन इसी में कटता था बच्चों के साथ। छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ जेल के अंदर, उन्हें पढ़ाते थे। जैसे आजकल पीडीए पाठशाला पढ़ा रहे हैं, वैसे वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक अलग ही मिक्स फीलिंग थी। फिर नेताजी मिलने आए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। अच्छा। हाँ, तो हम लोग जेल के अंदर थे और अचानक से हुआ कि आपसे नेताजी मिलने आए। तो हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि हम लोग इतना सोच ही नहीं पाए थे कि नेताजी अखबार पढ़ के हम लोगों से मिलने आ जाएंगे। तो चूंकि अखिलेश यादव जी लगातार हम लोगों की जितनी भी लीगल हेल्प थी वो कर रही थी पार्टी। रैंडमली वो जल्दी जल्दी जेल प्रशासन भाग, जल्दी 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 नेताजी आए। तो हमारे साथ जो लोग थे उन्हें तो समझ ही में नहीं आया। फिर हम लोग वहाँ पहुंचे तो नेताजी सामने बैठे थे। पहली मुलाकात मेरी माननीय मुलायम सिंह यादव जी से जेल में हुई। पहली मुलाकात। तो नेताजी ने पूछा कि अरे जेल यहाँ कैसे, तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी सराहना की नेताजी ने। फिर नेताजी ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं बहुत कम उम्र में जेल आया, इतना संघर्ष किया, बहुत अच्छा काम किया। मेरे फादर बहुत मतलब कम से कम 15 दिन मुझसे मिलने नहीं आए, गुस्से में थे। फिर वो थे गेट के बाहर जेल के। तो किसी सिपाही ने आगे मुझे बताया कि आपके फादर जेल के बाहर हैं। तो अब मैंने नेताजी से रिक्वेस्ट की, नेताजी मेरे पापा बाहर हैं, क्या मैं बुला सकती हूँ? तो नेताजी ने कहा अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पापा तो रैंडमली बाहर वाले मुझे मिले तो एकदम गुस्सा कि अरे मतलब क्योंकि कई लोगों ने फोन करके बोल दिया होगा कि आप बताइए जेल चली गई। अच्छा, उनको लगा कि बहुत लंबी सजा हो जाएगी। गुस्सा थे कि नहीं ठीक है, तुमने सबकी हक की आवाज बनी, लड़ाई लड़ी, लेकिन अब तुम्हारा भविष्य क्या होगा? तो वो हम लोग तो आम लोग ये सोचते थे कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए। क्योंकि बीटीसी किया था, टेट किया था, तो ये था कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और इससे ज्यादा सोचते नहीं थे। मैं सोचती थी, मेरे फादर नहीं सोचते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब बताओ क्या होगा। तो मैं तो सरकारी नौकरी वो और मेरे भाई, मेरे कजन ब्रदर इतना मुझ पे नाराज, मेरे मौसी के बेटे और मेरे ताऊ जी के बेटे, ये क्या किया तुमने, जेल आ गई, बताओ कितनी चोट लगी। क्योंकि चोट भी बहुत थी ना, चेहरा बता रहा था नीला पड़ा हुआ था। तो इतना गुस्सा। तो फिर मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैंने कहा पापा। अच्छा, चोट बहुत लगी थी? हाँ, बहुत लगी थी। लाठियां नहीं गिन पाए, बहुत मारा, मतलब अंदर भी मारा ना, चेहरे पे बहुत चोट लगी थी। महिला कांस्टेबल ने मारा? हाँ। तो जब थाने के अंदर रखा तब भी मारा था, बुला के मारा अंदर, और बोला अरे थप्पड़ दिए, छूसा नहीं दिया। बाल नोचते हैं, सबसे गंदा ये बाल नोच लेते हैं। फिर बाल नोचते हैं कस के, फिर मारते हैं, मतलब गाली भी देते हैं, लेकिन
ठीक है, मतलब अब वो चीजें हम सोचते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आने लगती है, क्योंकि कभी इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। पापा इतना गुस्सा थे, मैंने पापा से कहा पापा गुस्सा मत होइए, माननीय नेताजी मिलने आए हैं। तो पापा 1 मिनट तक समझ नहीं पाए कि अच्छा, हमने कहा माननीय मुलायम सिंह यादव। तो फादर मेरे अंदर गए कि अरे बहुत अच्छा काम किया है। तब मेरे फादर को रियलाइज हुआ, नहीं हमको मतलब ठीक है, हाँ इन लोगों ने अच्छा काम किया, इनको सब अप्रिशिएट करें। इतना बड़ा नेता आया। तो हाँ, तो मेरे फादर बोले नेताजी से कि अरे एक अगर नौकरी मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो हम ये सोच रहे थे कि अरे पापा ये क्या सोच रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो। तो पापा कहता कि बीटीसी कर लिया, टेट कर लिया, बस अब इसको नौकरी मिल जाए वही बेटर है। फिर बाहर निकले, हमने कहा पापा भी क्या बात बोल रहे थे? तो कह रहे अरे नहीं बेटा, नौकरी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा, लाइफ सेटल हो जाएगी तुम्हारी, फिर करते रहना जो करना है। तो ये उस सोच से इस सोच तक का सफर बहुत कठिन था। आज मैं उनसे कह दूं अगर मुझे नौकरी करनी है तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं तुम जो कर रही हो वही सही है और उसी रास्ते पर चलो, क्योंकि हमें ये पता है कि उनको भी ये बात पता है कि हम उनका कभी मान सम्मान और सर कभी नहीं झुकने देंगे। नेताजी ने क्या कहा जेल के अंदर? नेताजी जब मिलने आया तो नेताजी ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद नेताजी ने कहा कि देखो हम पूरी समाजवादी पार्टी तुम लोगों के साथ है। और सोचो लड़कियों को जेल भेज दिया, अब इनके जीवन में कितनी कठिनाई होगी। तो जो चीजें नेताजी ने सोची किसी ने नहीं सोची कि अरे इनकी शादी कैसे होगी, अब इनका जीवन कैसे कटेगा। तो नेताजी ने कहा कि परेशान मत होना, हम हर तरह से तुम लोगों के साथ खड़े हैं और जेल से निकल करके आकर के हमसे मिलना। और नेताजी का जो एक मतलब जो नेताजी ने हम लोगों को 45 मिनट्स का समय दिया, समझ लीजिए कि एक अलग ही ऊर्जा मिल गई। क्यों इसलिए मिल गई, नेताजी कहाँ से निकल करके आए, एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से नेताजी सैफई के से निकल करके और पूरे देश की राजनीति में खुद को नेताजी के बतौर स्थापित करना। तो वो एक चलती फिरती आदर्श की पाठशाला थी हमारे लिए नेताजी। और नेताजी का जो सानिध्य मुझे और मेरे पिताजी को मिला उस वक्त, वो शायद उससे बड़ी ऊर्जा नहीं हो सकती। और वही ऊर्जा थी जो आज तक है। अच्छा, नेताजी ने कहा कि कैसे शादी होगी, हाँ। कैसे क्या होगा, तमाम समस्याएं नेताजी बोले कि अरे अब लड़की हैं इन लोग की शादी। हालांकि उस समय समाजवादी पार्टी ने सदन में मुद्दा उठाया और बोला ये बात कि बताइए वो लड़कियां, उनकी शादी कैसे होगी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस काफिले के पीछे जो एक काफिला था वो प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी का था, वो हमारे बिजनेस के टीचर थे। तो वो उनका भी काफिला था, तो वो भी देख के शॉक्ड हो गए, अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब बाद में बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं मतलब जिन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, बोला नहीं बहुत सही काम किया, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते तो उन्हें भी पता था कि हमने सही का विरोध किया। नेताजी ने जो ऊर्जा और लोगों ने जो ऊर्जा दी, वही ऊर्जा आज तक हम लोगों के पास है, वही हमारी ताकत है, हमारी पार्टी की ताकत। नेताजी ने कहा कि शादी बड़ी दिक्कत होगी, तो ये जो जेल यात्रा है, ये लाठी है, उससे दिक्कत होती है? हाँ बिल्कुल होती है। मतलब अगर कोई जान जाता है कि शादी अभी तो हुई नहीं। हाँ अभी तो हुई नहीं, और अभी आगे तो बहुत दिन तक कोई विचार नहीं है। तो ये जो आने वाले हैं लड़के देखने वाले, ये सब तो कहते होंगे अरे ये तो जेल चली गई, इसके हक वो हमें नहीं देख सकते, हम उन्हें देखेंगे थोड़ा सा सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, लड़कियों को भी लड़के देखने का मौका मिलना चाहिए। ये पोजीशन हो गई संघर्ष की वजह से। संघर्ष ने और एक वो आत्मबल दिया, वो आत्मसम्मान दिया, समाज में वो दायरा दिया। अब तो सब जानते हैं कि पूजा शुक्ला मतलब संघर्ष, जेल जाएगी, आंदोलन करेगी, रुकेगी नहीं, मानेगी नहीं। तो अब जो आए अपने ओन रिस्क पे आए, रिश्ता लेकर के अपने ओन रिस्क पे, उसका परिवार और वो, बाकी कभी मुझे करनी होगी तो हम देखेंगे फिर किससे करनी है। रिस्क पे आए कि भाई समझो, बाद में ये मत कहना कि अरे हमें फंसा दिया। हमारे फादर तो खुश है, वो हमारे साथ हैं, वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जीवन साथी भी ऐसा मिल जाए तो एक अलग ही बात है। आंदोलन ही खड़ा कर देगी। हाँ पता लगा उसे भी आंदोलन मिले है। तो पूरा जो देख रहे हैं वो सोच समझ ले कि अगर प्रस्ताव लेके आए तो उनकी काबिलियत ये जरूर होना चाहिए कि आंदोलन में वो शरीक होने का गुण रखते हो। हाँ बिल्कुल, संघर्ष करने का मादा रखते हो। हाँ क्योंकि इस फील्ड में जितना सम्मान है उतना ही संघर्ष भी है। हर कदम पे संघर्ष है, हर कदम पर रिस्क है। सरकार से लड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऐसी बीवी रखने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। ऐसी बीवी रखने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। हाँ। नहीं तो आसानी से बहुत कैसे कठिन हो जाएगा, झेल पाएगा कोई। हाँ फिर तो अलग ही दिक्कत हो जाएगी। 20 साल में जेल चली गई, लाठियां खाई। हाँ जिसकी शुरुआत ही ऐसे हुई हो, फिर उसका और हमने तो देखा कि 5 पुलिस वाले पकड़ रहे हैं और लात से मार रही हो और पुलिस वाले गिरदा रहे हैं और तुम है जो है डिग्गी के अंदर नहीं जा रही हो, फिर एक झटका आता है। तो ये लगभग आधे घंटे 45 मिनट लग जाते थे उसको डालने में कि डिग्गी में डालें, किसी तरह से उठा के फेंकते थे। उसके बाद गाड़ी में अरे मैडम आप आराम से बैठ जाती तो हमारे पुलिस वालों को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो हम बोलते हैं आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं।
तो इस तरह से संघर्ष का समय तो ये रहा। प्रस्ताव वाले देख लें कि बिल्कुल। ऐसा प्रस्ताव लेके आए पूजा शुक्ला के यहाँ, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए हाँ, उनमें। पहले ही पता होना चाहिए कि देखिए एफआईआर भी झेलनी पड़ेगी, जेल भी झेलनी पड़ेगी, संघर्ष भी झेलना पड़ेगा, और 24/7 जो जनता की सेवा हम करते हैं वो करते रहेंगे। करते रहेंगे भाई, देख लेना। चलो कोई बात, ये तो अच्छी बात है। तो खैर, जब अखिलेश जी से मुलाकात हुई, संघर्ष के बाद जब जेल से जब आई तो क्या हुआ? जब जेल में कितने दिन रही? 26 दिन। 26 दिन। हाँ, तो 26 दिन बाद जब जेल से निकली तो फिर क्या हुआ? जेल तो वैसे कई बार गए, कौन लेने गया? कई अंदर। हाँ। जेल बहुत ही मतलब एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि हमारे फादर ने हमें कभी, मतलब हम लोग इतना घर के बाहर नहीं रहे। हाँ। तो फर्स्ट टाइम जैसे मतलब इतने दिन के लिए हॉस्टल के अलावा, हाँ। तो जब फादर मेरे आए तो वो काफ़ी भावुक थे, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक अपनी बेटी को ना देखना, और फिर हमारी उनकी ऐसी बॉन्डिंग, हम लोग साथ में सुबह चाय पीना, साथ में डिस्कशन करना। तो जब जेल वो लेने आए तो वो और मेरी सिस्टर, तो पार्टी का कोई नहीं लेने आया? पार्टी के लोग आए थे, मेरे पापा पार्टी के लोगों के साथ आए थे। पार्टी के लोगों ने मेरा किसी भी मूवमेंट में मेरा और मेरे परिवार का साथ नहीं छोड़ा, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय अखिलेश यादव जी की। जब पापा लेने आए ना तो मतलब बहुत ही भावुक थे, तो जेलर ने बोला देखो तुम्हारे पापा कितने भावुक हैं। तो मैंने कहा ये भावुक इसलिए है क्योंकि इन्होंने कभी हमको इतने दिन तक अपने से दूर ही नहीं रखा। तो एक जो फीलिंग थी ना, तो वो हमारे लिए बहुत इमोशनल मूवमेंट था, क्योंकि आप जब लड़ते हो, संघर्ष करते हो, तो वो एक डिफरेंट एरा होता है, आप लड़ रहे हो, आप डिफरेंट परिस्थितियां हैं। लेकिन जब परिवार आता है ना, जब कोई ऐसा जो आपका अपना हो, जिसके साथ आप अपने सुख और दुख बांटते हो, जिसके सामने आप अपने आंसुओं को ना रोक पाते हो, उस भावुक क्षण में अपने पिता को देखना, हम लड़ रहे हैं, हम दुनिया के लिए बहुत क्रांतिकारी हो सकते हैं, लेकिन एक बाप के लिए तो उनकी बेटी ही है। तो कभी कभी उन्होंने हमें मारा भी नहीं ऐसे, तो इतनी चोटें देखना तो एक इमोशनल मोमेंट था। बहुत चोट थी, नीला पड़ा हुआ था। तो मेरे फादर का लाठियों की कोई गिनती नहीं थी। नहीं, और मेरे फादर बहुत इमोशनल थे, उनको लगा कि कितनी चोट आई है, कितना मारा है। तो वो जो एक इमोशनल मोमेंट था वो मेरे जीवन के लिए मतलब बड़ा कठिन था, क्योंकि ज़िंदगी में हम लोगों ने इतने उतार चढ़ाव देखे कि कभी उन परिस्थितियों से भी हम बाहर निकल पाएंगे हमने नहीं सोचा था। और ये तो कहिए कि हमारे जीवन में एक तो मैं भगवान को मानती हूँ और दूसरा अखिलेश यादव जी को मानती हूँ, जिनकी वजह से मेरे जीवन में उनका स्थान भगवान का ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो मान सम्मान दिया, जिन उतार चढ़ाव से निकल करके हम लोग आए, हमारा परिवार आया, हमने इतनी बड़ी जगह नहीं सोची थी। आज जो कुछ भी है हम लोग, जितना हमें जनता ने प्यार, समर्थन, संघर्ष दिया, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया, जो एक जगह, जो एक विश्वास दिया, वो मेरे लिए मतलब मेरे जीवन में भगवान से कम नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, जातिवादी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन सच में मैंने कभी उनके जैसा व्यक्ति देखा ही नहीं। इतने बड़े दिल का व्यक्ति, जिसके मन में किसी भी प्रकार की द्वेष भावना नहीं। जब मिलेंगे पॉजिटिविटी के साथ मिलेंगे, जब मिलेंगे आपको ऊर्जा देंगे। ऐसा नेता जिसके आसपास की सराउंडिंग इतनी पॉजिटिव हो, ऐसा नेता जो आसपास के लोगों को भी अपने साथ पॉजिटिव कर ले, बड़ी बात है। हम सच बता रहे हैं, हम तो एक ऐसा टाइम आया मेरे जीवन में जब हमको लगता था कि हमें जॉब कर लेनी चाहिए, और बहुत सारे लोग जो मेरे आसपास हैं, जो मुझे अब मिलते हैं, वो जानते होंगे कि एक लंबे टाइम तक हमने जॉब के लिए भी बहुत संघर्ष किया। जब हमने झंडे दिखाया उसके बाद तमाम ऐसी चीज़ें थी, तो मुझे लगता था कि अब नौकरी कर लेनी चाहिए, और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल परिस्थिति है। फिर जब गए ना तो देखा कि वहाँ हमें फेस करना पड़ा कि मुख्यमंत्री का विरोध किया, तो किसी ने हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी। वो लोग जो हमारे साथ हमसे बहुत मुझे अप्रिशिएट करते थे, जब हम उनसे भी काम के लिए कहे कि तो नहीं मिल पाया, क्योंकि उनको ये था कि हमारी संस्था कैसे चलेगी, मुख्यमंत्री से सीधा विरोध है। तो हमने अपने जीवन में एक ऐसा समय देखा जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म, अब नहीं कर सकते पॉलिटिक्स, अब नहीं हो पाएगी। और मेरे तमाम ऐसे दोस्त हैं, वो जानते हैं उस समय कि मैं कितना परेशान थी, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जब पब्लिक में गई तो मैंने देखा कि नहीं, यहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। भले ही समय बहुत कठिन है, और आपको बताएं जब पहली बार मैंने टिकट मांगने का सोचा तो उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ टिकट मांग रही थी। ना मेरे पास पैसे थे, ना उस तरह के लोग थे, ना मतलब बस ये था कि पब्लिक में जाते थे, संघर्ष करते थे, तो जनता का ही जो समर्थन था वो था। लेकिन अगर मुझे वो प्लेटफॉर्म दे करके आज यहाँ तक पहुँचाया है तो वो अखिलेश यादव जी ने और डिम्पल यादव जी ने। तो जब आप जेल से निकली तो अखिलेश जी के पास गई थी मिलने? हाँ, गए थे उनसे मिलने। वो
पूरा नीला बदन और जिस तरीके से जब उनसे लाठियां, हाँ 26 डेज हो गए थे, फिर उसके बाद थोड़े दिन तक दवा ववा यहाँ पे ली तो नॉर्मल थे। फिर जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मुख्यमंत्री को झंडा दिखाया, मैं तुम लोगों का इसलिए साथ देता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने जो कागजी लड़ाई थी वो मजबूती के साथ लड़ी और तुम लोग कागज पे सही थे। तुम लोगों ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया लखनऊ विश्वविद्यालय में, मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, लेकिन जो मुद्दे का विरोध हम लोगों ने किया उससे अखिलेश यादव जी काफ़ी खुश थे और उन्होंने बोला कि नहीं बहुत अच्छा है और तुम लोगों को जहाँ पर भी ज़रूरत होगी पार्टी तुम्हारे साथ है। हमारी ज़मानत, हमारे ज़मानतदार, हमारा जितना भी लीगल था सब समाजवादी पार्टी ने इसलिए उठाया क्योंकि उनको पता था कि ये जो छात्र हैं ये आवाज़ उठा रहे हैं और सच की आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो जो मौका मुझे मिला तो हम लोगों ने बात करी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, फिर सबसे मिले, बहुत देर तक बात होती रही। जो एक अपनाई है, जो एक अपनापन हमें अपने नेता से मिला, तो सच बताएं वो लाठियों का दर्द हम लोग भूल गए। फिर किसी भी प्रकार का दर्द नहीं था। वहाँ से निकल करके आए तो लगा कि डॉक्टर के पास जाने से अच्छा था यहीं चले आते। अखिलेश जी के पास हाँ बहुत, मतलब जो उनकी स्माइल है, जो उनका एक ऑरा है, जो उनका बात करने का तरीका है, वो इतना प्रभावशाली है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति उनके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। अगर कोई कितना भी, मैं तो कहती हूँ ये बात चैलेंज के साथ, बीजेपी का बड़ा से बड़ा व्यक्ति आप पूछ लीजिए, वो यही कहेगा नहीं अखिलेश यादव जी बहुत बेहतरीन नेता है। और मैं तो तमाम लोग के इंटरव्यू सुनती भी हूँ, तो उनके प्रभाव से, उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट से कोई नहीं बच सकता। तो उनके अंदर कुछ तो ऐसा है जो बहुत यूनिक है। ऐसी थेरेपी थी उनके साथ। हाँ, उनके पास ऐसी थेरेपी है, चाहे आपके पास जितनी तकलीफ हो, जितना दुख दर्द हो। या देखिए जनता में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं रोते हुए, संघर्ष करते हुए, लेकिन वो 1 मिनट में सब चीजें दूर कर देते हैं। और मैंने ये 112 का जब आंदोलन किया लखनऊ में, तब मैंने दिवाली की रात में वो चीज देखी। हम लोग, अगर आपको याद होगा, लखनऊ में 112 की लड़कियों को निकाल दिया गया काम से, लाठियां पड़ी, मतलब बेरहमी से लड़कियों को मारा। हम जब मिलने गए तो मतलब तमाम प्रेग्नेंट लड़कियां थी, उनको भी चोटें आई थी। तो हमने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, तो बोले कि हम आंदोलन करेंगे। हमने कहा आंदोलन की राह बहुत कठिन होती है, क्योंकि मुझे आंदोलन स्पेशलिस्ट समझा जाता है। मैं कहा आंदोलन की राह देखो पहले बहुत कठिन है, दिन रात यहाँ बैठना होगा, हो सकता है कि पूरा पूरा दिन कुछ खाने को ना मिले, हो सकता है कि पुलिस से कार्रवाई हो, कुछ भी हो सकता है। अगर सब कुछ खो करके लड़ने का जज्बा है तब तो लड़ो, नहीं तो मत लड़ो। नहीं बोले नहीं हम लड़ेंगे। फिर उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी से उनकी बात हुई इसी आंदोलन के दौरान, उन्होंने बोला कि जो आप लोगों को बेहतर लगे, हर परिस्थिति में समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। फिर हम लोग आंदोलन में बैठे रहे, रात को वहीं पे सोना, सोचिए हम तो वहीं सोते थे रात में, इतने मच्छर, इतनी परेशानियां, लेकिन लड़कियों का कमाल का जज्बा था, पीछे नहीं हटना था उन्हें। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तमाम लोग हमसे कहते थे ये आंदोलन कब खत्म होगा। जब दिवाली पास आने लगी ना, तो लोगों को लगा कि अरे दिवाली आ गई पास, अब कैसे, अब तो नहीं चल पाएगा आंदोलन। फिर हम लोगों ने लड़कियों से बात की, भाई अब तो दिवाली आ गई, बोली नहीं हम लड़ेंगे, हम दिवाली अपनी यहीं मनाएंगे। तो मैंने भी सोचा जब ये अपनी दिवाली यहाँ मना रही हैं तो हम भी अपनी दिवाली यहाँ मनाएंगे। हालांकि उसके 2 दिन पहले हम पे FIR हो चुकी थी और हमने अपनी छोटी दिवाली पूरी पुलिस वालों के साथ ही मनाई थी। पूरे लखनऊ के जितने थाने थे, बख्शी के तालाब से लेकर इटौंजा से लेकर के और गोसाईगंज के बीच तक, कोई ऐसा थाना नहीं था जहाँ पर पुलिस ने हमें घुमाया ना हो। तो जितनी ना मैंने 7 साल में थानों की यात्रा की, उतनी उस दिन मैंने पुलिस वालों के साथ यात्रा की, हर थाने की। 112 महिलाओं के साथ फिर क्या हुआ? दिवाली वाले दिन फिर हम लोग ये सोच रहे थे कि अब कैसे आंदोलन चलेगा, पूरी पुलिस प्रशासन सब परेशान थे। फिर क्या हुआ कि अचानक से ये हुआ कि बात हुई, पार्टी से फोन आया और ये हुआ कि उन लड़कियों को माननीय अखिलेश यादव जी उनसे मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो दिवाली उनके साथ मनाएं। तो जब हमने ये बात, चूंकि मैं तो बाहर ही खड़ी थी और वो सब लड़कियों को गेट के उस तरफ बंद कर रखा था, तो ऐसा लगता था कि हम लोग बॉर्डर के इस पार और उस पार है। तो हम बीच से ऐसे झरोके से मिलते थे। तो हमने उनको झरोके से बोला कि ऐसा है कि आप लोग सोच लो और माननीय अखिलेश यादव जी आप लोगों से मिलना चाहते हैं और आप लोग क्या आंदोलन की दिशा तय करोगे, क्योंकि अभी तक तो आप बोल रहे थे कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं। तो उस वक्त तक लड़कियां चूंकि लगातार वीडियो बना रही थी कि हम अखिलेश यादव जी से बहुत उम्मीद करते हैं। फिर मैंने उनसे बोला, तो जब मैंने ये बात बोली तो उन्होंने कहा तैयार होगी लड़कियां। अब लड़कियां 80-100 की संख्या लड़कियों की, अब हम उन्हें लेके कैसे जाएं। फिर हमने पुलिस वालों से कहा कि ऐसा करिए कि आंदोलन समाप्त करते हैं हम, और हम माननीय अखिलेश यादव जी ने इन लोगों को बुलाया और वो मिलना चाहते हैं। पुलिस वाले एकदम डर के घबरा गए अरे नहीं नहीं नहीं, और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। फिर हमने पार्टी में इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी स्थिति है और मिलना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी।
तो अब पार्टी के लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर रैंडमली ना वो फोन आया पुलिस वाले के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुद, कि अब उन्होंने अपना नाम लिया कि मैं अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, और वो जो पुलिस वालों की हालत खराब हुई ना उस वक्त, सर सर सर, मैं तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि अभी छोड़ दो लड़कियों को, नहीं तो अगर हम आ गए तो आपके पास उतनी पुलिस फोर्स भी नहीं है कि आप संभाल पाओ। और इतना घबराहट एकदम कि अरे आप मेरी नौकरी खा जाएंगी, आप समझिए। तो हमने कहा जैसे आपको ऊपर से आदेश है वैसे हमारे पास भी ऊपर से आदेश आता है और हम अपने आदेश का पालन करते हैं। फिर वो फॉरेन पार्टी ने गाड़ी अरेंज की और जब हम लोग अंदर गए माननीय अखिलेश यादव जी के घर में मिलने उन लड़कियों के साथ, इतना लड़कियां खुश थी, इतना खुश थी। और जैसे वो जो उन्होंने रातों में जो संघर्ष किया, जो दिन में संघर्ष किया, जो पुलिस से बदतमीजियां सही, जो पिटाई हुई, जो चोट लगी, जो खून बहा, समस्या आई, वो सब वो भूल गई उनको देखते ही। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि उन्होंने लड़कियों ने बोला कि अरे आपको हमारा वेट करना पड़ा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अरे कोई बात, उन्होंने कहा दिवाली का त्यौहार था और बताइए सर आपका त्यौहार हमारी वजह से डिस्टर्ब हुआ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला बड़ा मतलब भी मतलब हमें भी बड़ा वो लगा हार्ट टचिंग। उन्होंने बोला कि अरे हमारी दिवाली, आप लोग हमारे घर लक्ष्मी आ गई, हमारी दिवाली हो गई। तो वो जो लड़कियां थी ना, उसमें ऐसा नहीं था कि वो कोई समाजवादी पार्टी की सपोर्टर थी, बड़ी संख्या में हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को वोट किया, लेकिन उस लाइन के बाद ना वो जो ड्रास्टिक चेंज हुआ, जो एक इमोशनल हुई लड़कियां, डिम्पल यादव जी भी आई, उनसे भी मिली, उनकी बेटी भी थी अदिति जी, उनसे भी मिले। तो एक जो पूरे परिवार के साथ वो जो दिवाली मनाई गई, जिसमें इस तरह की, फिर खाना भी खिलाया उन्होंने सबको, दिवाली में दिए भी जलाए सबने साथ में। मुझे लगता है आज तक की बेस्ट दिवाली थी वो, जो मैंने आंदोलन में बिताई। और आंदोलन के बाद हमें हमारे नेता और हमारी आदरणीय डिम्पल यादव जी का सानिध्य मिला कि हम लोगों को अपना त्यौहार, उससे ठीक पहले की अगर घटना बनाए 2 दिन पहले, एक तो पुलिस वालों ने क्या किया कि पहले ही इतना गेट वेट बंद कर दिया, आप अंदर नहीं गए। मैं गेट से पहुंची तो मेरी गाड़ी रोज अंदर जाती थी। फिर वो बहस शुरू हुई, फिर हम वहीं पे धरने पे बैठ गए। धरने पे बैठने के बाद इतनी बड़ी संख्या में पुलिस आई और जो उन्होंने घसीटना शुरू किया है ना, कपड़े कहाँ जा रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, इतनी बुरी तरह से मारा कि वो जैसे पूरे नाखून के निशान हाथ पे ऐसे नोच लेना। हाँ, अच्छा। नोच लिया एकदम पकड़ के, और हाथ में पूरा, और बाल नोचना, फिर उसके चेहरे पे इतने सारे निशान। तो इतना अजीब स्थिति थी, लग ही नहीं रहा था कि हम पुलिस वालों के, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहाँ पर बस कुछ भी फरमान आएगा तानाशाह का और वो इम्प्लीमेंट, किसी की जान जा रही जाए। मेरा ऐसे गला में दुपट्टा पड़ा था, ऐसे खींचा दुपट्टे को, इतनी तेज से खींचा कि पूरा गला दब गया और मतलब पूरा निशान था गले पे। तो आप सोच सकते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में, और हम कह रहे हैं ये पहली घटना नहीं है मेरे साथ, इससे पहले जितने आंदोलन, देखिए ये एक पैटर्न बन चुका है कि अगर कोई लड़की आंदोलन कर रही है और वो नहीं उठ रही धरना स्थल से, इस योगी सरकार के रेजिमेंट में उसके कपड़े फाड़ दो। आप देख लो आंदोलन उठा के, किसी की साड़ी खींच ली जाती है, किसी का कुर्ता खींच लिया जाता है, और किसी को नोच लेते हैं, सुई चुबो देते हैं, वो सेफ्टी पिन नहीं होता उसको चुबोते हैं। मतलब कई बार हुआ है ऐसा, पहली बार दूसरी बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। आप सोचिए कि मतलब घुसाड़ देते। हाँ, जैसे आप सेफ्टी पिन है वो खोली, उन्होंने लग कस के चुबो दी तो ब्लड आने लगा, या खींचातानी में जैसे किसी ने चूड़ी पहनी हुई या कोई ऐसा बैंगल पहना हुआ तो वो पता लगा टूट गया। तो हम लोगों ने इतनी बार, मुख्यमंत्री चौराहे पे जब आंदोलन चल रहा था तो चूड़ी घुस गई थी अंदर। हाँ, वो तो बहुत ही बुरा इंसिडेंट था। वो क्या हुआ कि जो सिपाही जो थी, महिला सिपाही, उसने जिस तरह से खींचा, तो पहले तो वो दुपट्टे वाली बात थी कि वो एक फोटो मेरा बहुत वायरल हुआ था जब उन्होंने घसीटा, उसके बाद ना वो खींचातानी में वो पूरी चूड़ी, और सोचिए इतनी बुरी तरह से अगर आपको खून बह रहा हो और उसके बाद भी पुलिस को ये चिंता नहीं है कि किसी को चोट लगी, किसी को, वो अपना काम कर रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर रहा हो मर जाए। कई बार तो, एक बार तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हम लोग CNRC वाला आंदोलन कर रहे थे हजरतगंज पे, और उन्होंने मुझे ऐसे खींचा कि बस के पीछे मेरा ये सर टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। सोचिए उसी पे वो सबको घसीटते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं है कि एक इंसान मर भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। आप सोचिए हम लोगों ने क्या क्या झेला है। हम लोग सड़क पर आंदोलन करने जा रहे हैं, हमारे कपड़े फाड़े जा रहे हैं, हमें खींचा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। हम भी तो किसी परिवार की बेटी हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम पॉलिटिक्स में आ गए या हम किसी मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं, या जो लड़कियां आंदोलन कर रही हैं उनका कोई अपना मान सम्मान नहीं है। इतनी बदतमीजी, इतनी बेगैरती कभी नहीं हुई। गाली देना, खींचना, बाल खींचना, चूड़ी घुस जा रही है, खून निकल रहा है, कोई फर्क नहीं, नोच लेना, सुई चुभोना,
ये किस तरह का मतलब प्रशासन है, ये सोचने की बात है ना। आपको या तो ऊपर से आदेश आते हैं कि कपड़े फाड़ दो, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है, यही तो आदेश आता होगा कि नहीं फाड़ दो कपड़े, नहीं मान रहे तो पॉलिटिकल महिलाओं की भागीदारी, आज 33% आरक्षण का डंका पीट रहे हैं। किसी औरत को अगर आंदोलन करते हुए देख लेते तो सबसे पहले उसके कपड़े फड़वाते हैं। और सोचिए इसी उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर के अंदर क्या हुआ, एक औरत की साड़ी खींच ली गई। तो ये महाभारत का युग है, यहाँ पर वही दुशासन बैठे हैं, दुर्योधन बैठे हैं, तमाम शकुनी भी बैठे हैं इसी सरकार में। और आज जब मैं देखती हूँ तो मुझे ये पूरे महाभारत का युद्ध दिखता है जो चल रहा है, जहाँ पर एक तरफ बहुत बड़ी सेना है कौरवों की, बहुत बड़ी सेना, सारी तरह के योद्धा हैं इन पे, ईडी, मीडिया, सीबीआई, जितने भी इनके पास अस्त्र शस्त्र हैं। अरे मीडिया को भी, अब देखिए जो स्वतंत्र चला रहे हैं वो तो बेचारे हिम्मत से किसी तरह से दिखा रहे हैं, लेकिन जो चैनल्स हैं बताइए, हम तो अभी पाठशाला चला रहे हैं ना, वो आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं बताते हैं, कुछ नहीं चलाते, सिर्फ नेगेटिव खबर, ऊपर से असाइनमेंट आ गया यहाँ की नेगेटिविटी ढूंढ के लाओ, तो नेगेटिव चला रहे हैं। तो मीडिया सब कुछ इन पे है, ये कौरवों की सेना है, और यहाँ पर जो युद्ध कर रहे हैं वो पांडव हैं, और अंत में जीत जो है पांडवों की होगी। और हम तो कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण जिस ओर हैं वही सत्य है, वही धर्म है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है, जो पीडीए की आवाज बनी है ना, वो देखिएगा ये जो कपड़े फाड़ने वाला अपमान चल रहा है ना, बहुत जल्दी बंद होगा। 2027 में फिर हमारे देश की महिलाओं को, हमारे प्रदेश की महिलाओं को सम्मान मिलेगा। और हम सोचते हैं कि हम इस तरह की जो अत्याचार है उससे मुक्ति पाएंगे। हमारी जैसी तमाम लड़कियां, बताइए 112 में जो लड़कियां हैं जिन पे मुकदमे हुए हैं, या जो आंदोलन में लड़कियां हैं जिन पे मुकदमे हुए हैं, वो कैसे कैसे झेल रही होंगी, किन किन परिवारों से निकल के आई होंगी, कोई 10,000 कमा रही थी, कोई 15,000 कमा रही थी। गरीबों को कुचलने वाली सरकार है। अच्छा, तो फिर अगर ये संघर्ष रहा, ये लाठियां रहीं, ये दर्द रहा, उसके बाद ही टिकट मिला, और टिकट मिलने की क्या कहानी रही? टिकट मिलना भी एक सपने से कम नहीं था, वो सपना ही है, मतलब एक बड़ा सपना जो शायद कोई गरीब नहीं सोच सकता, या जो आम परिवार से आता है, और खास तौर पर कोई लड़की जिसकी उम्र महज 24 साल कुछ महीने, वो नहीं सोच सकती। जब मैंने टिकट मांगना शुरू किया तो मेरी उम्र 24 साल कुछ महीने थी, तब मैं 25 की भी नहीं थी, और जिस समय मेरा टिकट हुआ, आचार संहिता लगी, तो मैं 25 साल 4 दिन की थी। तो उस समय क्या हुआ कि जब मैं टिकट मांगना शुरू किया तो मतलब पहले ये विचार नहीं था, फिर ये हुआ कि अरे कोई भी टिकट मांग सकता है, पार्टी ने आवेदन शुरू कर दिया। तो मैं सोचा कि ठीक है टिकट मांगेंगे। फिर मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के पास गई, मैं कहा अध्यक्ष जी हम भी चुनाव लड़ना चाहते थे। बोले ठीक है काम करो क्षेत्र में, और क्षेत्र में काम करो, रिपोर्ट मंगवाएंगे, अच्छी होगी तो लड़ा देंगे। फिर टास्क ये था कि जहाँ से टिकट मांगने थे थोड़ा बड़ा टिकट था वहाँ पे, तो ये हुआ कि जब हम गए चुनाव में, तो पता है 6 महीने तक मेरे घर वालों को मैंने नहीं बताया हम टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि वो उनको लगता कि अरे वो पता नहीं कैसे क्या होगा, मतलब एक नहीं से तुरंत टिकट मिलना एक बड़ा टास्क। तो फिर हमने जब अखबार में छपा तो मेरे घर वालों को पता चला कि हम भी टिकट मांग रहे हैं। फिर हमने उन्हें बताया कि अच्छा क्षेत्र में जाते थे तो कोई ना कोई बता ही देता था पापा को कि अरे आपकी बेटी टिकट मांग रही, तो पापा पूछते थे तो हम कहते थे हाँ मतलब कोशिश कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि हम इतना सीरियस है, हमने आवेदन कर दिया है। फिर मांगना शुरू किया, और फिर ना लोगों के बीच में गए, तो पता है उस समय कोई भरोसा नहीं करता था सच में। मतलब मैं किसी से कहती थी कि मैं चुनाव लड़ूंगी, तो अच्छा आप चुनाव लड़ेंगी, अच्छा। तो लोगों का ना एक माइंडसेट था, ये पैसे कहाँ से लाएगी चुनाव लड़ने के। फिर दूसरा था कि लोग तो हैं इस पे, लोग तो इसकी मीटिंग भी करा रहे हैं, लोगों से पसंद भी करते हैं, संघर्ष भी करेगी, लेकिन कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अब सोचिए हमारा। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से मैं दुबली पतली थी और 25 साल की थी, थोड़ा आदमी आश्चर्यचकित होता था मेरे टिकट मांगने पे। तो मैं सोचती थी कि कैसे लड़ूंगी, कैसे करूंगी, रात भर सो नहीं पाते थे। सोचते थे कि टिकट मिल जाएगा तो कैसे करेंगे। तो ये लगता था कि जिस दिन टिकट मिलेगा ना, वो इतना बड़ा एक सपना है, वो पूरा हो जाएगा, और अगर चुनाव जीत के आएंगे तो और बड़ा एक जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं वो मौका मिलेगा। कई रातें नहीं सोए। फिर आपको बताएं, फिर जब टिकट का दौर शुरू हुआ तो फिर मांगते रहे, काम करते रहे, जनता में गए, और हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यही कहा कि जो पार्टी के लिए बेहतर हो, अगर मेरी रिपोर्ट अच्छी आए तो मुझे मौका मिले। और जिस समय मैं टिकट मांग रही थी उसके 2-3 दिन पहले से हम लोग पार्टी ऑफिस खड़े रहते थे कि कुछ तो पता चल जाए। पूछते थे लोगों से कि किसका नाम चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग बता देते थे अरे नहीं हो पाएगा। तो उससे पहले अभिषेक मिश्रा पूर्व मंत्री वहां से लड़े थे। हाँ, वो लड़े थे। तो जैसे टिकट भी बड़ा लंबा था वहाँ का। हाँ, लेकिन राजनीति में देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी टिकट हो सकता है, किसी का भी कट सकता है, लेकिन उन्हें भी तो दूसरी जगह मिला। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे मतलब बड़ा परेशान
फिर सुबह सुबह हम लोगों की मीटिंग थी, मीटिंग में शाम को हम लोग पहुंचे, हाँ सुबह ही से पहुंच गए, शाम की मीटिंग थी सुबह ही से पहुंच गए, पूरे लखनऊ के लोग बुलाए गए थे, डिस्कशन शुरू हुआ। तो ना मेरे को उस समय ऐसा फील आया कि आधे घंटे का समय है हमारे पास, अगर इसमें अपनी बात रख गए तो हो सकता है भगवान की कृपा और राष्ट्रीय जी की कृपा हो जाए तो टिकट मिल जाएगा, और अगर नहीं बोल पाए तो कुछ नहीं कर सकते। तो वो ऐसा मतलब मेरे साथ के लोग मेरे को समझा रहे हैं कि आप जाइएगा, आप कुछ बोलिएगा और कुछ कहिएगा, तो मैं सबसे कह रही थी कि नहीं ठीक है मैं जाऊंगी, मैं अपनी बात रखूंगी, मैं जो कर सकती हूँ। फिर ना जब वहां पर सब बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे हॉल में राष्ट्रपति जी के सामने, फिर मैंने खड़े होकर अपनी बात रखी, और वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तो समाजवादी पार्टी ने ही हमें दिया, माननीय राष्ट्रपति जी ने ही दिया, वो कॉन्फिडेंस, वो बात रखने करने का जो अवसर मिला। तो उसके बाद ना हम लोगों ने बात रखना शुरू किया, एंड नॉन स्टॉप में 15 मिनट्स अपनी बात रखती रही, बोलती रही, ये ऐसे लड़कियों को फायदा होगा, या जो पार्टी ने नई हवा है नई सपा है स्लोगन दिया था। तो जब पूरी बात रख ली तो मैं बाहर निकली, तो मैंने अपने लोगों से कहा देखो टिकट होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसका भी होगा हम लोग पार्टी को लड़ाएंगे। और अब मुझे ये था कि मेरे दिल में कुछ नहीं है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मेरे दिल में कुछ नहीं है, अब हमारे नेता का निर्णय ही सर्वोपरि है, वो जो निर्णय ले लेंगे वो बेहतर होगा, और उन्होंने जो निर्णय आज तक लिया वो बेहतर ही रहा। क्या कहा तुमने? मतलब मैंने अपनी पूरी बात की कि महिलाओं को किस तरह नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है स्लोगन था हमारा, और हमने कहा कि अगर नए लोगों को मौका मिलेगा तो एक अलग मैसेज जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस परिवार से निकल करके आई हूँ, हमारे परिवार के हमारे जैसे तमाम हजारों लाखों परिवार हैं जिनकी बेटियां ये सपना देखती हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी, और यही समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसमें ऐसा संभव हो सकता है। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी कैबिनेट में कितने सारे छात्र नेता थे, आपने देखा होगा। तो ये सिर्फ समाजवादी पार्टी में हो सकता है कि बिना पैसे के, बिना बैकग्राउंड के किसी को टिकट मिल जाए, नहीं और कोई दल नहीं है जहाँ पर कहीं पे ब्रीफकेस चलता है, कहीं पर पैरवी चलती। ना हमारे पास ब्रीफकेस था, ना हमारे पास पैरवी थी। लोग हमें डराते थे कि अरे कैसे होगा, पैसे नहीं है। सच बताएं, राष्ट्रपति जी ने कभी हमसे पूछा ही नहीं कि हमारे पे पैसे हैं या नहीं है। उनको ये था कि नहीं लड़ना चाहते हैं तो लड़ना चाहिए और मौका देंगे। और जब उन्होंने हमें एक दिन पहले तक, फिर हम जाते समय उनको हाथ जोड़े बोले कि जो भी आपका निर्णय है हम लोग मानेंगे। फिर उसके बाद वो चले गए। तो जैसे कुछ लोगों ने कहा अरे आपका हो गया, तो हमने सोचा कि कैसे हो गया, कुछ लगा ही नहीं, मुझे होने वाला कुछ इंडिकेशन ही नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद हम लोग चले गए घर, रात भर नहीं सोए। नेक्स्ट डे आए, खड़े हो गए सुबह 8 बजे से, कोई नहीं आया था पार्टी ऑफिस। खड़े हैं पार्टी ऑफिस के बाहर, सोच रहे हैं टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, क्षेत्र में रहो ना तो लोग क्या कहते थे, अरे नेताजी टिकट हो गया, नेताजी टिकट हो गया। नेताजी तो, हाँ नेताजी टिकट हो गया, तो हम कहते थे अरे टिकट हो गया। पूजा शुक्ला से नेताजी, हाँ अरे टिकट हो गया। तो हम कहे कि टिकट तो अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ क्यों है, आप जाइए, आप पार्टी ऑफिस जाइए। तो जैसे क्षेत्र में लोग बैठने नहीं देते, पार्टी ऑफिस जाइए, तो उनको ना सिर्फ दिखाने के लिए हम पार्टी ऑफिस खड़े हो जाते थे। अब हम सोचते थे कि मेरी पैरवी कौन करेगा, मैं किससे कहूँ मेरी पैरवी कर दो। फिर मैं भगवान से कहती थी मेरा कोई पैरोकार नहीं है, अब आप ही हो, सोचो क्या करना है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा कभी कहीं गए ही नहीं, माननीय डिम्पल यादव जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसके अलावा कभी कहीं गए ही नहीं टिकट की पैरवी करने, मांगने। तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ चले जाएं, किससे बोलें, किससे कहें। अच्छा, जिससे कहें कोई मेरी पैरवी क्यों करेगा, ये सोचते थे। फिर मैं तो कुछ हुई ही नहीं, मैं कुछ चीज़ को ना पैसे से ऑब्लाइज कर सकती हूँ, ना मैं कोई ऐसे गिफ्ट से ऑब्लाइज कर सकती हूँ। मैं सोचती थी कि कहाँ हो पाएगा टिकट, बड़ा अजीब सी स्थिति थी। वो द्वंद्व में ना, वो 1 साल जो द्वंद्व चला दिमाग में, आप सोच नहीं सकते, कमाल का था। 1 मिनट में ऊर्जा है, 1 मिनट में सोचती थी कि नहीं हुआ तो वो लोग क्या कहेंगे। फिर ना ऊर्जा के साथ लड़ते रहे, अरे नहीं होगा तो ठीक है, जो राष्ट्रपति जी निर्णय लेंगे, जो होगा बेहतर होगा। सुबह 8 बजे खड़े हैं, सबको लेके देखते हैं क्या होगा। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आज तो टिकट फाइनली हो जाएगा, क्योंकि 1 फरवरी थी, 1 फरवरी 2022। नॉमिनेशन में 3 ही 4 दिन बचे थे लास्ट, क्योंकि नॉमिनेशन शुरू हो चुका था, टिकट हुआ नहीं था। फिर उसके बाद मैं खड़ी थी, रैंडम एक लड़का दौड़ते हुए आया, दीदी आपका टिकट हो गया, दीदी आपका टिकट हो गया। अबे ये पागल हो गया है, सब तो अंदर जा रहे हैं, जिनका टिकट हो गया उन्हें सिंबल मिल रहा है। हमारा यहाँ में तो किसी ने फोन करके भी नहीं बताया कि तुम्हारा टिकट हो गया। और मैंने कहा कि फिर वो आया, अरे दीदी चलिए आपका टिकट हो गया। तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। फिर एक जर्नलिस्ट ने मुझको फोन किया, बोले आपका टिकट हो गया। तो हमने कहा अरे भैया यहाँ लखनऊ वालों को पता नहीं, आपको दिल्ली से बैठ के पता है कि मेरा टिकट हो गया। बोले अरे पार्टी पेज पे आके। हमने कहा वो फेक आया होगा। मैं बाहर निकल के गई, जब मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। ऐसे लगा कि कुछ बहुत बड़ा मांग रहे थे
और लगता था नहीं मिलेगा और मिल गया। फिर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। घर में फोन किया तो पहले सोचते थे टिकट मिलेगा तो हो सकता है रोने लग जाए कि इतना भावुक क्षण हो जाए, कुछ भी नहीं आया। नॉर्मली मैं फोन किया, घर पे बताया कि मुझे टिकट मिल गया है। अच्छा ठीक है, वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या रिएक्ट करें, साथ वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या रिएक्ट करें जो लोग। तो फिर उसके बाद तो फिर क्षेत्र में गए, इतने जनता, इतने लोग, इतना प्यार, इतना समर्थन। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दिया राष्ट्रीय। और सच बताएं, ऐसा डिसीजन कोई और दल ले ही नहीं सकता। आप मुझे बताओ, सामने इतने दल हैं, किसी में मेरे उम्र की बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के संघर्ष से निकल के आने वाली किसी लड़की को टिकट मिला। फिर जब चुनाव में गए तो आप तो जानते हो कितनी तरह के उतार चढ़ाव आए, लोगों ने कैरेक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की, लोगों ने तरह तरह की बातें की। अच्छा, एक आम औरत और एक आम लड़की के साथ और क्या हो सकता है? हम पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता, हमारे पिता पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता, हमारे घर पे बुलडोजर नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ। हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। हम वही आम, क्यों लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं? क्योंकि हम उन्हीं की बेटी की तरह हैं जिसने वैसे ही संघर्ष किया, ऑटो से आना जाना, मेट्रो से जाना आना, मिलना, लोगों में घूमना। तो उन्हें ना ऐसा लगा जैसे हमारी बेटी को टिकट मिल गया। तो वो जो कनेक्टिविटी है वो किसी के पास। और पता है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी पावर है। जो मेरा संघर्ष है ना, जहाँ से मैं निकल करके आई हूँ, जो मुझे जो मनोबल मिला है लोगों से, मैं किसी के पीछे नहीं घूमी, किसी की चापलूसी नहीं करी, कुछ नहीं किया। सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी पे भरोसा किया, डिम्पल यादव जी पे भरोसा किया, अपने संघर्ष पे भरोसा किया। और मैंने ये सोचा कि बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आज मैं उन लोगों को ये मोटिवेट कर सकती हूँ कि अगर आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो तब भी आप पॉलिटिक्स में आ सकते हो। लड़ी और खूब लड़ूंगी और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जीतूंगी भी। हे लड़ाका, जब फील्ड में जाती हो तो लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड क्या रहती है? सबसे बड़ी डिमांड लोगों की ये होती है कि शादी कब करोगी और कहाँ करोगी, कैसे करोगी, और हमें बुलाओगी कि नहीं बुलाओगी। तो हम बोलते हैं नहीं, हम पहले विधायक बनेंगे, जीतेंगे, क्षेत्र में जनता की सेवा करेंगे, फिर शादी करेंगे और फिर खूब बड़ी सी पार्टी करेंगे और सबको बुला लेंगे उसमें। तो ये जो शादी को लेकर के एक जो ये क्वेश्चन है ना, वो अब जैसे लगता है कि पीछा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन ठीक है, संघर्ष है तो लोगों का प्यार है, और इतने प्यार से लोग पूछते हैं, ओ बिटिया शादी कब होगी तुम्हारी? तो वो बेचारे अपने घर में भी शादी के लिए बच्चों के परेशान है, सोचते हैं कि अच्छा बेटियां कहती हैं कि देखो दीदी की भी तो एज है, दीदी नहीं कर रही, दीदी भी तो कुछ काम कर रही है। तो अब अरे बिटिया तुम कब करोगी शादी? तो अरे कर लेंगे, आप परेशान ना हो चाची, जल्दी करेंगे, और जब करेंगे तो सब परिवार तुमको बुलाएंगे। तो यही है प्यार, मोहब्बत, जनता। राहुल जी वाला सवाल हो गया कि राहुल जी से लोग पूछते रहे। अच्छा, एक सर्टेन एज की बात पूछते हैं लोग। हाँ। जैसे आपकी उम्र ना इस सोसाइटी में 20, 22, 23, 24 साल हुई। हाँ। अच्छा, मेरे कोई भी फ्रेंड सर्कल में ऐसा नहीं जिसकी शादी ना हुई, सब पे शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए। हाँ। तो अभी क्या है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, वो भी फोन करेंगे तो यही पूछेंगे, हाँ। अरे राजनीति तो तुम कर ही रही हो, शादी कब होगी? तो शादी एक बहुत बड़ा सवाल हो चुका है, बट इतना भी बड़ा सवाल नहीं, उससे बड़ा सवाल है बेरोजगारी और आम समस्याएं जिससे हमारी जनता जूझ रही है। दर्शक जान लें कि कब होगी। जब मैं विधायक बन जाऊंगी, जब मैं क्षेत्र की खूब सेवा कर लूंगी, और जब मुझे लगेगा कि अब मुझे मेरे लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, तब। वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए उसका? कैंडिडेट तो बस ठीक है, अच्छा हो, समझदार हो, ईमानदार हो, और समझे और संघर्षों में साथ रहे। संघर्षों में साथ। चलो, उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे अवसर दिया अपनी बात रखने का।